हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 29 जून 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो टॉपिक हम अंदर देख ही लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 2 से है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति, कार्य और उत्तरदायित्व। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनके बारे में संदर्भ में देख लेते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है, जो भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो 30 जून 2022 तक के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए नहीं है, पीसीएस या फिर अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके बारे में जो तथ्य है भारत के महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इनके तथ्य। तो एजीआई या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, जो केंद्र सरकार होती है उसके मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी ये जो है प्रधान अधिवक्ता होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये संघ कार्यकारिणी का एक भाग होता है। ठीक है, संघ मतलब जहाँ पे राज्य और जो हमारा सेंटर है वो दोनों आते हैं। अब इनकी जो नियुक्ति या फिर पात्रता जो होती है, जो अहर्ताएँ होती हैं, उसके लिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा अनुच्छेद कौन सा, तो 76 का जो 1 है उसके तहत की जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत पद अपना धारित करते हैं। ठीक है, तो प्रथम अगर अहर्ता की बात करें तो वो क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो वो एजीआई बन सकता है। उसके अलावा भारत के नागरिक होना चाहिए, ये तो हर एक में दिया गया होता है। उसके अलावा जो हाई कोर्ट होता है उसमें जो न्यायाधीश होता है उसके अंतर्गत जो है 5 साल, या फिर जो वकील होता है ना, लॉयर होता है या अधिवक्ता होता है, उसके रूप में 10 साल कर चुका हो। ठीक है, ये भी हमारी उसकी योग्यता है। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रपति के मतानुसार ये वह जो है न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होना चाहिए। ये 4 क्या है, हमारी अहर्ता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए कार्य और शक्ति क्या होती है एजीआई की। तो यहाँ पे जो है जो उनके कार्य शक्ति है, मतलब जो उनके कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं 1 बाय 1। तो कोई भी जो कार्य कानून से जुड़ा है, जैसे कि जो विधि मतलब क्या होता है कानून, तो कानून संबंधी जो निर्दिष्ट कानूनी मामलों में जो सलाह होती है। ठीक है, उसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है उनको जो विधिक जो कर्तव्य होता है उनके द्वारा जो एजीआई को कर्तव्य सौंपे जाते हैं। ठीक है, वो इनके द्वारा किए जाते हैं। उसके अलावा जो एजीआई होता है उनको भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। उसके अलावा ये संसद जो है उनके दोनों सदनों में ये भाग ले सकते हैं, पर इन्हें जो है मतदान का अधिकार नहीं होता, ये ध्यान रखेगा। एजीआई को यहाँ पे मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जितने भी मामले होते हैं ना, कोई भी मुकदमा, अपील या अन्य कार्यवाही है, इनको जो है भारत सरकार की ओर से पेश करता है। ठीक है, जो एजीआई होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर महान्यायवादी। उसके अलावा जो आर्टिकल 143 है, जो कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, तो वो अनुच्छेद जो 143 होता है इसमें आती है। ठीक है, तो इसके तहत क्या कर सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित जो भी मामले होते हैं उनमें जो है सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का ये प्रतिनिधित्व करता है। कौन, महान्यायवादी। ठीक है, उसके अलावा देखिए तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, तो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह नहीं दे सकते या फिर उनका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो क्या नहीं कर सकते, तो बिना जो भारत सरकार की सलाह है, जो बिना भारत सरकार की सलाह के अनुमति के वो क्या नहीं कर सकते, कोई भी मान लीजिए आपराधिक जो मामला है उसमें जो अभियुक्त है उसका बचाव नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा वो सरकार की अनुमति के बगैर जो है किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर क्या दिया, बिना भारत सरकार की अनुमति, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है महान्यायवादी को 2 महाधिवक्ता तथा 4 अपर महाधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। 2 महाधिवक्ता मतलब सॉलिसिटर जनरल जो होता है। ठीक है, अब देखिए उसके अलावा अगला आर्टिकल क्या है, तो अगला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से, ये सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उसके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद क्या हुआ है, सरकार द्वारा 6.28 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इनके संदर्भ के बारे में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो जो कोविड की दूसरी लहर थी, ठीक है, उसके बाद जो सरकार ने पहला मतलब ऐसा राहत पैकेज दिया है, तो उस पैकेज का फोकस किस पर किया गया, तो महामारी प्रभावित जो क्षेत्र थे उनके लिए ऋण गारंटी और रियायती ऋण प्रदान करना तथा स्वास्थ्य सेवा क्षमताओं को जो है बढ़ाने हेतु निवेश करना। ठीक है, तो इसके लिए वित्तीय निहितार्थ की अगर बात करें तो ये राशि कितनी है, 6,28,993 करोड़ रुपये, जो कि हमारी जीडीपी का कितना है, 3% भाग है। ठीक है, जो कि राहत कार्य के लिए दी गई है। अब देखिए राहत उपायों का विवरण इसके अंतर्गत।
तो इसके अंतर्गत आपको ये लग रहा होगा कि सरकार इतना पैसा क्यों डाल रही है ना। जैसे ये 6,28,993 करोड़ जो है डाल दिया पैसा। तो देखिए इसका जैसे आपने पिछले कोविड में भी आपको पता होगा, सरकार ने जब मार्केट में जैसे पैसा कम हो गया था तो उसके लिए मार्केट में क्या करते हैं, पैसे का इनफ्लो बढ़ाने के लिए पिछली बार भी जैसे MSME को जो है 20,000 करोड़ दिया गया था, ठीक है। तो इस टाइप से जो है जैसे कि इसके लाभ देख लीजिए पहले, ठीक है। लाभ देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। तो कोविड के बाद क्या है, उद्यमों को एक तो बचाए रखने के लिए, उनके पास पैसा नहीं होगा, अब सरकार पैसा डालेगी मार्केट में, मार्केट से लोगों के हाथ में आएगा तो लोग क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे चीज़ों का, ठीक है। तो वहाँ से कंजप्शन करेंगे तो यहाँ पे जो उद्योग है उनमें भी क्या है, पैसा अगर आएगा तो वो आगे उसका प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से एक ये साइकिल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए सरकार जो है मार्केट में पैसा डालती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो हमारे देखिए ये स्कीम है जो ECLGS है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, ठीक है। जैसे हमने कल क्रेडिट का लाइन गारंटी जो पढ़ा था, तो उसी का ये वो है, मतलब आपातकाल में इसको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या लाभ है, दूसरा लाभ क्या है, तो इस दायरे के अंदर जो है उसके कवरेज के विस्तार के दबावग्रस्त क्षेत्रों में जो नकदी प्रवाह है, ठीक है, पैसे का प्रवाह जो है वो बढ़ाया जाता है। तो इससे जो है महत्वपूर्ण सहायता मिलने की उम्मीद होती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए हमारा जो पर्यटन जो वो है सेक्टर है, उसमें भी काफ़ी सारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है कोविड की वजह से, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऊपर लाभ में जो है 5 लाख पर्यटनों को क्या है 1 महीने का मुफ्त वीज़ा दिया गया है, ठीक है, ताकि पर्यटन बढ़े। तो इससे भी क्या होगा, जो पर्यटन का सेक्टर है उसमें हमारी जो चल राशि है उसको राह दिखाएगा, और इसमें क्या होगा, जो रोजगार गहन क्षेत्र होते हैं इस सेक्टर में उनको जो है पुनर्जीवित करने में सहायता देगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो मेडिकल सेक्टर है हमारा, उसमें जो बाल चिकित्सा है उसमें जो जनबल और ढांचागत जो हमारे संसाधन होते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और यह क्या होगा, एक स्वास्थ्य योग्य कदम और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में जो है पैकेज जो दिए गए हैं, तो वो किस किस को कितने कितने दिए गए हैं। जैसे कि जो पहला है जो ECLGS है, उसके तहत जो है जो ऋण सीमा थी हमारा, उसको क्या कर दिया गया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो छोटे ऋणकर्ता होते हैं उनको 1.25 लाख तक का ऋण जो है प्रदान करने हेतु 7500 करोड़ रुपए की राशि की नई योजना दी गई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो गैर महानगरीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, और जो पर्यटन है, ऐसे क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य देखभाल निवेश है उसमें 1.1 लाख करोड़ रुपए की नई ऋण गारंटी सुविधा दी गई है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो बाल चिकित्सा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र है हमारा, ठीक है, उसमें 23,220 करोड़, ये सारा जो आप पैसा देख रहे हैं ये इसी का डिवीज़न है। जो हमने ये जो प्रोत्साहन पैकेज दिया ना 6,28,993 करोड़ रुपए का, इसी का डिवीज़न दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है अलग से 23,220 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। उसके अंतर्गत तो जो पैसे का यूज़ होगा वो ICU बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति और चिकित्सा जो विज्ञान है हमारे, जो साइंस का जितना भी वो है, ठीक है, उसके अंतिम वर्ष के छात्रों और जो प्रशिक्षु होते हैं, ठीक है, उसकी भर्ती कर चिकित्सा कर्मियों की संख्या में वृद्धि के लिए किया जाएगा, ठीक है। जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, और जो हमारे जो प्रशिक्षु होते हैं, ठीक है, प्रशिक्षु क्या होते हैं हमारे, जो अप्रेंटिसशिप होते हैं ना, मतलब जो काम सीखने का जो कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऐसे चिकित्सा कर्मियों की संख्या में क्या करना, वृद्धि करना। उसके अलावा देखिए अगले 5 वर्षों में 1.21 जो लाख करोड़ रुपए वो निर्यात के लिए जो है अप्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मुफ्त वीज़ा और बीजों की जो नई किस्म है उसके लिए किसानों के लिए वो भी दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो इन उपायों की यथेष्टता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था के जो 4 दुश्मन होते हैं, सबसे पहले मांग में कमी, ठीक है, निम्न GDP, उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, ठीक है, इनसे निपटने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था वो कैसी है, एक्सपोर्ट ड्रिवन ना होकर हमारी है कंजप्शन ड्रिवन, मतलब हम कंजप्शन पे ज़्यादा, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हमें जो है कंजप्शन ड्रिवन होना ही पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम। इसके लिए हमारी जो GDP है उसका लगभग 55% भाग जो है वो उपभोग से प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो उपभोग को बढ़ाने के लिए हमें लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने की ज़रूरत है, पैसा आएगा तभी हमारी इकोनॉमी का जो साइकिल है वो चल पाएगा, ठीक है। उसके लिए बाद क्या होगा, तो हमें जो है जो मांग है, डिमांड है हमारी, उसमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। डिमांड कैसे बढ़ेगी, अब लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से जो है सरकार इतने बड़े बड़े राहत पैकेज दे रही है, ठीक है। उसके अलावा तो जो अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर है उन्हें इस समय ऋण के अपने विस्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए, ठीक है, जो उद्योग वगैरह है।
तो इन उपायों की आवश्यकता क्यों है? तो कोविड-19 महामारी में जो 2020 में क्या हुआ था, जो हमारे मिडिल क्लास लोग थे, उनकी जनसंख्या कितनी रह गई थी? 3.2 लाख करोड़ रुपए नहीं, इनकी जनसंख्या इतनी रह गई थी। और उसके अलावा जो बीपीएल से नीचे हो गए थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो 7.5 करोड़ हो गए थे, ठीक है। इसके लिए काफ़ी हद तक जो हमारा कोरोना था वो जिम्मेवार ठहराया गया। उसके अलावा देखिए, जो आपने ऊपर पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो इसको थोड़ा जूम करके आप पढ़ लीजिएगा। रिलीफ मेजर कितने सेक्टर, कौन से सेक्टर को कितने % दिए गए, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक भी जीएस पेपर 2 से ही है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021, जो कि 26 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाने से स्टार्ट किया गया था? 7 दिसंबर 1987 को जो 26 जून है उसको क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, मतलब नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इसका पर्पज़ क्या था मनाने का? तो एक तो नशीली जो वो है दवाएं हैं उनके खिलाफ एक तो जागरूकता पैदा करना, ऊपर से इंटरनेशनल जो सहयोग है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, वो प्राप्त करना हमारे समाज, स्वास्थ्य, प्रशासन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका विषय और महत्व। तो इस वर्ष की थीम क्या रही? तो शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइन्स, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव्स लाइव्स, ठीक है। तो ये हमारी थीम रही है इस साल की। उसके अलावा जो UNODC है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, तो उसके अनुसार इस थीम का पर्पज़ क्या था? तो स्वास्थ्य जोखिम और विश्व ड्रग समस्या के समाधान से लेकर जो साक्ष्य आधारित रोकथाम है, ठीक है, मतलब जो हमें साक्ष्य का मतलब प्रूफ होता है, तो प्रूफ के आधारित जो भी हमारी रोकथाम, उपचार, उसका देखभाल है, और नशीली दवाओं संबंधी जो वास्तविक तथ्य है उसको साझा करके जो हमारी जो फेक न्यूज़ होती है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रोकना, ठीक है। अब देखिए जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इस बार रिपोर्ट में आया। तो इसके अंतर्गत अच्छा, इसके अलावा देखिए जैसे अगर किसी के बेसिक अच्छे हो, ठीक है, और उसका जो है मेंस मतलब प्रीलिम्स में निकलने में प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो इनसाइट के मंथली करंट अफेयर रहता है ना, उसे फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि आप उसको देखेंगे अगर पढ़ेंगे तो बड़ी मतलब सिंपल लैंग्वेज में और प्यारी लैंग्वेज में, थोड़ा सा लेंथी होता है वो 200 के करीब होता है उसका मंथली मैगजीन, पर बड़ी इजी लैंग्वेज है और प्यारी लैंग्वेज है। आप उसको पढ़ेंगे तो आप जैसे मैं अगर कभी खोल लेता हूँ उसे मंथली करंट अफेयर को, तो 1.5-2 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता। मतलब एक तो मैं डेली करंट अफेयर इस पे पढ़ाता भी, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पर आप जो है अगर आपके पास समय है थोड़ा बहुत, तो 3-4 महीने के एटलीस्ट कवर कर लें प्रीलिम्स के लिए। अगर आपको डर लग रहा है कि प्रीलिम्स में नहीं होगा, तो काफ़ी अच्छी लैंग्वेज में और काफ़ी ईजी जो प्रीलिम्स के फैक्ट है वो कवर किए गए, ठीक है। विज़न के थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है और लिमिटेड उसमें देता है वो, ठीक है, कंटेंट में। उसके अलावा दृष्टि का तो मुझे पता ही नहीं क्या करते हैं वो, सीधा डायरेक्ट जो एडिटोरियल होता है उसको उठाते हैं और लाइन बाय लाइन तोड़ के लिख देते हैं। मतलब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि अजीब सा कुछ, मतलब फीलिंग ही नहीं आती उसकी, उससे जो पढ़ाते, ठीक है। तो उससे इसका अच्छा इंसाइट का या फिर विज़न का भी अच्छा होता है, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है और थोड़ा सा लिमिटेड सोर्स दिया होता है उसमें, ठीक है। तो समय हो तो इनसाइट का मंथली फॉलो करिए। मुझ पे तो समय होगा तो मैं क्या बोलते हैं विज़न का ही कराऊंगा, पर अगर आपके पास समय है तो आप इनसाइट का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में जो क्या कहा गया, तो वैश्विक स्तर पर जो है 275 मिलियन जो लोग थे उनके द्वारा जो है नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया गया पिछले वर्ष, ठीक है। उसके अलावा 36 मिलियन ऐसे लोग भी थे जो नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी जो विकार थे उनसे पीड़ित हुए थे, ठीक है, पिछले साल में। उसके अलावा देखिए 2000 मतलब जो पिछला साल था उसमें क्या देखा गया, अधिकांश देशों में महामारी के दौरान जो भांग थी, ठीक है, उसके उपयोग में वृद्धि की गई, ठीक है। जो जैसे बोलते हैं ना भोले बाबा का प्रसाद, तो उस टाइप से जो भांग होती है उसमें जो है वृद्धि देखी गई, ठीक है। इसके अलावा इस अवधि में क्या हुआ, जो फार्मास्यूटिकल दवाएं थे उसके जो गैर चिकित्सीय उपयोग थे उसमें भी, मतलब चिकित्सा के बिना जो जो नशे के रूप में यूज़ होता है उसमें जो है वृद्धि देखी गई। उसके अलावा देखिए जो वैश्विक अनुमानों के अनुसार क्या हुआ, जो 15 से 64 साल की आयु के बीच लोग थे उनमें जो 5.5% आबादी थी उसके द्वारा क्या देखा गया, पिछले वर्ष के दौरान कम से कम एक बार, मतलब मिनिमम एक टाइम जो है उन्होंने नशीली जो दवाएं थी उनका यूज़ किया। इसका रीज़न हो सकता है महामारी में लोग घर पे लॉकडाउन में थे, ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है कुछ उन्हें सूझ नहीं रहा होगा, तो इसमें इंक्रीमेंट देखा गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए उसके अलावा क्या अनुमान लगाया गया कि जो वैश्विक स्तर है उस पर जो 11 मिलियन से अधिक लोग हैं वो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनमें से जो 50% लोग हैं उनको हेपेटाइटिस सी, इसमें क्या होता है लिवर फेलियर होने के चांसेस होते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है लीवर में। उसके अलावा जो नशीली दवाओं का यूज़ करने के कारण होने वाली जो बीमारी है उसके लिए जो है जो ओपिओइड पदार्थ सर्वाधिक जिम्मेदार बने हुए हैं, ठीक है।
तो ये एक तरह से क्या होता है, पेन रिलीफर होता है। ओपियोइड क्या होता है, पेन मतलब दर्द निवारक दवा होती है, जिससे जो है वही अगेन लीवर पे इसका प्रभाव पड़ता है, गलत नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। उसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या से निपटने हेतु भारत सरकार की नीतियाँ और पहले, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो भारत देश है उसके 272 जिलों में जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसको 15 अगस्त 2020 को जो है हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है। उसके अलावा जो है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उसके द्वारा 2018 से जो 25 है उसकी अवधि के लिए जो नशीली दवाओं की मांग के में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, इसका जो है कार्यान्वयन शुरू किया गया, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ठीक है। उसके अलावा देखिए सरकार द्वारा नवंबर 2016 में जो एन कोड था, नार्को समन्वय केंद्र, इसका गठन किया गया, ठीक है। आपने नार्को टेस्ट वगैरह सुना होगा। तो उसके अलावा सरकार ने जो है जनता को मतलब शिक्षित किया किन के बारे में, तो नार्कोटिक ड्रग संबंधी अवैध व्यापार, नशेड़ियों का पुनर्वास किया, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जो है उनको शिक्षित किया, ठीक है। होने वाले इसके व्यय को पूरा करने हेतु नशीली दवाओं के जो दुरुपयोग नियंत्रण जो हेतु राष्ट्रीय कोष था, मतलब कौन सा फंड था, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज़ नामक एक कोष का जो है गठन किया गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक है जीएस पेपर 3 से साइंस एंड टेक यूनिट आप देख सकें, तो स्टैटिस्टिक्स डे या फिर सांख्यिकी दिवस। तो इसका संदर्भ क्या है, तो भारत में जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम है उसकी स्थापना जो प्रोफेसर जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके योगदान की वजह से जो इनकी जयंती है उस पर 29 जून को जो है स्टैटिस्टिक्स डे मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम क्या रही, तो SDG 2 भूखमरी उन्मूलन मतलब भूखमरी हटाना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और सतत खेती को जो है प्रोत्साहित देना, ठीक है। अब देखिए जो PC महालनोबिस से, इनके बारे में आपने इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनका सांख्यिकी में योगदान था 1893 से 1972 के बीच, ठीक है। अब देखिए इनके योगदान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इन्हें जो भारत की जो सांख्यिकी प्रणाली था उसके मुख्य एक तो वास्तुकार, ठीक है, और भारत में जो सांख्यिकी है विज्ञान के जनक, ठीक है, इस विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा 1931 में जो कोलकाता में ISI था, इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट था, उसकी स्थापना की। उसके अलावा संस्थान की जो कार्ल पियर्सन की जो बायोमेट्रिका, इसकी तर्ज पर जो है सांख्य पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। कौन सी पत्रिका, सांख्य का किसने किया था, PC महालनोबिस ने, ठीक है। उसके बाद 1959 में जो ISI थी उसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए जो CSO ये आपने पढ़े होंगे कब स्थापना हुई, और NSS हो गया, ASI हो गया, इसकी स्थापना भी इन्होंने हेल्प की थी इसकी स्थापना में, ठीक है। उसके अलावा जो इन्होंने जो सांख्यिकी प्रतिरूप पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, ठीक है। उसके अलावा 1936 में जो महालनोबिस दूरी नामक एक सांख्यिकी जो पद्धति थी वो प्रस्तुत की, ठीक है। इनका व्यापक रूप से जो है क्लस्टर विश्लेषण और वर्गीकरण तकनीकों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो महालनोबिस मॉडल है उसको द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था उसमें लागू किया गया, जिसमें भारत ने जो है तेज़ी से औद्योगिकरण की दिशा में वृद्धि हेतु कार्य किया, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, सेम जो साइंस एंड टेक से ही है, साइबर जो कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर रिपोर्ट IISS, ठीक है, IISS जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, IISS, ठीक है। तो इसके बारे में संदर्भ में देखते हैं क्या दिया गया है। तो जो साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा जारी किया गया, IISS के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो है हर देश के जो साइबर पारितंत्र है, मतलब जो परितंत्र होता है साइबर परितंत्र, और इस परितंत्र के जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी सुरक्षा होगी, आर्थिक जो भी प्रतिस्पर्धा है या फिर सैन्य जो मामले हैं उनके साथ विश्लेषण किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। जो रिपोर्ट में जो देशों का मूल्यांकन किया गया है तो उसमें 7 श्रेणियों में किया गया। पहला रणनीति और सिद्धांत, ये सारे आपको देखिए यहाँ पे दे रखे हैं। प्रशासन, आदेश, नियंत्रण, कोर, साइबर खुफिया क्षमता, साइबर सशक्तिकरण और निर्भरता, साइबर सुरक्षा और लचीलापन, साइबर स्पेस मामलों में वैश्विक नेतृत्व, आक्रामक साइबर क्षमता, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ रीड कर रहे हैं थोड़ा बहुत, पर आप इसी को जब मंथली मैगजीन पढ़ेंगे ना, जिसने भी इस मंथ के फॉलो किए होंगे, वो जो इस मंथ की मंथली मैगजीन आएगी उसको एक बार पढ़ के देखना, तब आपको समझ में आएगा कि जो है हम वहाँ पे इजीली जो है डील कर रहे हैं चीज़ों से, ठीक है। तो
इसके देखिए जो साइबर शक्ति है उसके 3 स्तरों में विभाजित किया गया, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में क्या किया गया, तो इसके अंतर्गत जो है देशों का डिवीज़न किया गया। मतलब प्रथम श्रेणी में क्या थे, जो सभी श्रेणियों में जो विश्व अग्रणी ताकत थी, जैसे अमेरिका एकमात्र देश इसके अंतर्गत शामिल है। अब देखिए कुछ श्रेणियों में जो है विश्व अग्रणी ताकत रखने वाले देश होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी श्रेणियाँ थी, फिर कुछ श्रेणियाँ होगी, फिर उसके अलावा वे देश जो कुछ श्रेणियों में ताकत रखनी है उसमें क्षमता रखते हैं, ठीक है, किंतु अन्य श्रेणियों में काफ़ी हद तक पिछड़े हुए हैं। तो देखिए जो सेकंड श्रेणी थी इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, इजराइल, रूस और यूके, ठीक है, इनको शामिल किया गया। अब थर्ड में क्या है, भारत आ गया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, उत्तर कोरिया और वियतनाम शामिल थे। अब देखिए इसके प्रमुख बिंदु की अगर बात करें तो इसमें क्या कहा गया, तो देखिए इसके अंतर्गत जो रैंसमवेयर होता है ना, अमेरिका ने मतलब उस पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। रैंसमवेयर क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे बच्चों को किडनैप करके और पैसा मांगना फिरौती का, ठीक है। पर आज के टाइम पे क्या होता है कि जैसे आपका सिस्टम हैक कर लिया और आपको अगर उसे ओपन करना है तो मैं आपसे पैसे लूँगा, ठीक है। तो इस पर जो है अमेरिका ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। इसकी वजह से जो है वो एकमात्र शीर्ष स्तरीय जो साइबर शक्ति है, ठीक है। उसके अलावा देखिए अमेरिका ने और क्या किया है, एक अद्वितीय डिजिटल औद्योगिक आधार, क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञता, विरोधियों के खिलाफ जो परिष्कृत एवं सर्जिकल साइबर हमले होते हैं उसको अंजाम देने की क्षमता के कारण साइबर सुरक्षा के मामले में अमेरिका जो है शीर्ष स्तर पर एकमात्र देश है, और चाइना इससे अभी भी कम से कम 1 दशक पीछे है, 10 साल मतलब, ठीक है। उसके अलावा भारत का विशिष्ट अवलोकन, भारत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंतर्गत जो भारत है उसको सब कुछ पता है साइबर खतरे के बारे में, अपनी जागरूकता के बावजूद भी जो है उसमें सिर्फ मामूली प्रगति देखी गई है, ठीक है। उसके अलावा तो 2020 में जो लद्दाख में वो हुआ था विवादित सीमा जो चाइना के साथ हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो है भारत की जो साइबर सुरक्षा उसके प्रति चिंताएं बढ़ गई है, ठीक है। वर्तमान की अगर बात करें तो भारत इन 5 देशों से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन 3 देशों से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भागीदार हैं उनकी हेल्प से जो है अपनी इन कमियों को दूर करने का प्रयास खोज रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो साइबर गवर्नेंस है उसमें जो संस्थागत सुधार है उसके प्रति जो है भारत का दृष्टिकोण कैसा है, धीमा और वृद्धिशील है, ठीक है। उसके अलावा जो सिविल और सैन्य डोमेन होते हैं उनमें साइबर सुरक्षा के प्रमुख समन्वय प्राधिकरण क्रमशः 2018 और 19 के अंत तक स्थापित किए गए हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे सैनिक होते हैं, सिविल एंड सैन्य डोमेन है, भारत के लिए आगे की राह क्या हो सकती है, तो जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत के पास अपनी महत्वपूर्ण डिजिटल जो औद्योगिक क्षमता है उसका उपयोग करने और अपनी साइबर सुरक्षा रणनीति में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण अपनाकर साइबर शक्तियों की दूसरी श्रेणी में पहुंचने का एक बेहतरीन अवसर है, ठीक है। देखा अभी हमने तीसरी श्रेणी में भारत। उसके अलावा देखिए साइंस एंड टेक से ही है अमेरिका का डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, तो इसके बारे में संदर्भ में देख लेते हैं क्या दिया गया। तो हाल ही में जो भारत का DMCM डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998, इसके उल्लंघन की वजह से जो वहाँ की वो है अमेरिका की सरकार है उसने क्या किया था, जो वहाँ की केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है उनके ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया था, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं ये है क्या, DMCA। तो ये भारत में अमेरिका में क्या है, पारित एक कानून है जिसके अंतर्गत जो मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, बौद्धिक संपदा होता है, उस पर मान्यता देने वाले विश्व के जो प्रथम कानून थे उनमें से एक है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहा गया इसके अंतर्गत, तो DMCA जो है जो 2 लॉ हैं उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ठीक है। तो किसके अंतर्गत करता है, जो हमारा WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इसके नीचे से नीचे एक और वीडियो होगा इकोनॉमी जो हमारी अप्रैल की, ठीक है, उसमें सबसे लास्ट का टॉपिक यही है, वहाँ पे अच्छे से दे रखा है। तो जो ये कानून था 1996 में हस्ताक्षरित जो 2 संधियाँ थी, कॉपीराइट संधि और प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, स्वर कोई भी, फोनोग्राम का मतलब, ठीक है। तो उसके कार्यान्वयन की जो है निगरानी करता है, ठीक है। इसके अलावा जो दोनों संधियाँ हैं तो इनका मेन कार्य क्या है, जो इसके हस्ताक्षरकर्ता देश है उनकी जो बौद्धिक संपदा होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। उसके अलावा जो यह कानून है वो संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं को कॉपीराइट किए गए कार्य की सुरक्षा हेतु तकनीकी उपायों के माध्यम से जो है धोखाधड़ी को रोकना सुनिश्चित करने हेतु बाध्य है, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लास्ट का ये आर्टिकल है, लास्ट के 10 मिनट अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सब। उसके अलावा ये क्या करता है, डिजिटल सामग्री के लिए आवश्यक जो अंतर्राष्ट्रीय कानून सुरक्षा है वो भी प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए DMCA जो नोटिस जारी करने की शक्ति और जो प्रक्रिया इसके अंतर्गत, तो वो कैसे करते हैं,
तो इसके अंदर मान लीजिए कोई भी सामग्री जो बनाने वाला इंसान है, उसको ये लगता है कि उसके जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी चोरी की गई है, ठीक है, या फिर बिना पूछे यूज़ किया गया है, तो वो इसके हवाला देते हुए एक आवेदन दायर कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर यही काम जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे होता है कॉपीराइट वाला, तो वो क्या कर सकता है, जो वहाँ के संबंधित प्लेटफॉर्म है उससे सीधे संपर्क कर सकता है कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कंपनी है वो विपो संधि पर हस्ताक्षरकर्ता देशों में कार्य करती हैं, अतः वैध और कानूनी जो डीएमसी है, टेक डाउन नोटिस होता है, ठीक है। मतलब जो ये कंपनी है, ये तीनों कंपनियां, तो वो प्राप्त होने पर ये उक्त सामग्री को हटाने के लिए बाध्य होती हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो विपो है वो क्या है, तो ये जो है यूएन की 17 विशेष एजेंसियों में से सबसे पहले एक है, जिसकी स्थापना 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व भर में जो बौद्धिक संपदा है उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। उसके अलावा वर्तमान में जो भारत सहित विश्व के 193 देश हैं वो विपो के सदस्य हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए बौद्धिक संपदा क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यह जो है एक संपत्तियों की एक श्रेणी होती है जिसमें मानव बुद्धि तथा रचित अमूर्त कृतियाँ और मुख्यतः कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क ये शामिल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यह जो है ट्रेड सीक्रेट, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार जैसे अन्य पत्रों के अधिकार भी शामिल करती है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे समझौते मिलेंगे, जैसे कि ट्रिप्स समझौता हो गया हमारा, ठीक है। तो जितने भी जो बेसिक जो पहला समझौता था, ठीक है, उसके अलावा 4-5 और समझौते हैं, तो उनके बारे में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो प्रीलिम्स फैक्ट है बहतान बांध, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम चीन में जो निर्माणाधीन है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है बांध, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं ये है क्या। तो इसे जो है जो यांगत्जी की एक सहायक नदी जिसे जो है जिनशा नदी उस पर बनाया जा रहा है, ठीक है। जिनशा नदी पर बनाया जा रहा है। 289 मीटर ऊंचे बहतन बांध जो है उसमें 16 उत्पादक इकाई होंगी, ठीक है, मतलब जो बिजली प्रोड्यूस करती है वो, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 10 लाख किलोवाट की हो सकती है, ठीक है, होगी सॉरी। उसके अलावा जो यांगत्जी है उस पर 2003 है उसमें शुरू किया गया जो थ्री गोर्जन डैम है, ठीक है। 3 गोर्जन डैम है, विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो है डैम है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखा रखी है। उसके अलावा 2DG ओरल ड्रग, अब ये क्या है, तो इसे भी जो है आपातकालीन अनुमति दी गई है, ठीक है, जो कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी आपने सुना होगा, उसके द्वारा इसे वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने की घोषणा की गई, ठीक है। DRDO द्वारा विकसित एक कोविड रोधी दवा है, ठीक है। इसको जो है वही जो है मतलब अनुमति प्रदान की गई है उपयोग करने के लिए। यह किस प्रकार कार्य करेगी, तो इसे सिंपल जो है पाउडर फॉर्म में आती है, पानी में घोलकर आप सीधा मुंह के माध्यम से ले सकते हैं इसे, ठीक है। यह दवा जो है वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में संग्रहित हो जाती है तथा वायरल के जो संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादक है उसको रोककर वायरस को विकसित होने से रोक देती है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होगा, तो जो ये विषाणु है उससे जो संक्रमित कोशिकाएं होंगी उसका चयनात्मक संग्रहण होगा, इस दवा को अद्वितीय बनाता है, ठीक है। यह दवा जो है अस्पताल में भर्ती मरीज के ठीक होने में लगने वाले औसत समय को 2.5 दिन और ऑक्सीजन की मांग को 40% तक कम कर देती है, ठीक है। मतलब जैसे ऑक्सीजन से आप लोगों को देखते हैं ना कि तड़प रहे हैं वो, तो उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है ना उसको 40% रिड्यूस कर देगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए कोविन, तो ये क्या है, तो ये एक जो है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN, इसका एक विस्तार है जिसका उपयोग कहाँ किया गया, तो टीकाकरण कार्यक्रम है उसकी रियल टाइम जो प्रतिक्रिया होती है वो एकत्र करने के लिए किया गया, ठीक है। यह देश में कोविड-19 की टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्लाउड आधारित IT समाधान है, ठीक है। जैसे आप क्लाउड वगैरह का यूज़ करते होंगे। अब ये चर्चा का कारण क्यों है वो देख लेते हैं। तो जो भारत की ये एप्लीकेशन है कोविन एप्लीकेशन, उसको जो है मध्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका इनके 50 देशों ने जो है इसमें रुचि का संकेत दिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से भारत क्या करेगा, इसे एक ओपन सोर्स संस्करण जो है प्रदान करेगा इन देशों को। अब देखिए अग्नि-P मिसाइल, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अग्नि-P मिसाइल क्या है, नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में जो DRDO है उसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उसके अलावा जो है नई पीढ़ी की अत्याधुनिक उन्नत मिसाइल है। यह क्या कर सकती है, जो तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ये एक जो है कंस्त्रीकृत मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर। अब ये कौन सी मिसाइल होती है, कंस्त्रीकृत
तो इसमें क्या किया जाता है, लगने वाला जो आवश्यक लॉन्च करने में जो टाइम लगता है ना, उसको कम किया जाता है, ठीक है। और इसके भंडारण और गतिशीलता में भी सुधार होता है। उसके अलावा देखिए जो अग्नि 5 है वो अग्नि श्रृंखला की सबसे लंबी और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ICBM, जिसकी मारक सीमा 5000 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है, 5000 किलोमीटर से। इसका पहले ही एक बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पॉज करके इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में, अग्नि 1 2 3 4। देखिए अग्नि 1 की अगर वो देखें हम तो 700 किलोमीटर जो कि 2012 में लॉन्च हुई थी। अग्नि 2 2000 किलोमीटर जो कि 2013 में हुई थी। अग्नि 3 2500 से लेके 2500 और मोर 2500 से ज़्यादा जो है इसकी रेंज थी 2015 में, ठीक है। उसके अलावा जो अब लॉन्च हुई है अग्नि 5, उसकी क्या है 5000 किलोमीटर रेंज है, ठीक है। अब देखिए जो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये किन्हें प्राप्त हुआ है, जो भारत के जो प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ हैं, उनको फुकुओका पुरस्कार 2021 जो है उनके 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया, ठीक है। तो जो साईनाथ है उनको ये पुरस्कार जो है ग्रैंड प्राइज़ प्रदान किया गया, जबकि जो जापान के जो वो थे किशमितो मियो, इनको अकादमिक पुरस्कार, और थाईलैंड के जो फिल्म निर्माता थे जिनका नाम क्या है प्राब्दा योन, इनको जो हमारी आर्ट एंड कल्चर होता है, कला संस्कृति, उसमें पुरस्कार दिया गया। अब फुकुओका पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि भारत को प्राप्त हुआ है तो एशियाई संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, एशिया लोगों के बीच आदान प्रदान तथा आपसी समझ को विकसित करने हेतु एक व्यापक ढांचा तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित लोगों को प्रतिवर्ष जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। उसके अलावा ये जो पुरस्कार है 1990 में स्थापित किया गया था। अब तक 11 भारतीयों को ये जो है मिल चुका है, ठीक है। तो बस ये आज के लिए इतना ही था, और उसके अलावा देखते हैं अभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो साइंस एंड टेक और पर्यावरण हमारा रह रहा है अप्रैल का, उसे भी अपलोड करूँगा, ठीक है। तब तक आप क्या करते रहिए, एक कोना पकड़िए, एक किताब पकड़िए और बैठे रहिए, और क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हैव अ गुड डे।